हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा द जीएस वर्ल्ड। सुबह के स्टैटिक जीके के सेशन में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, किस हार्मोन को 3F हार्मोन कहा जाता है? किस हार्मोन को 3F हार्मोन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रीनेलिन, ऑक्सीटोसिन या फिर एस्ट्रोजन। इसका सही आंसर है आपका एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन को 3F हार्मोन कहा जाता है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन जो होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होने वाली क्रियाओं को नियमित करता है। इसके साथ साथ यह कार्यकारी अंगों को प्रभावित करता है। एड्रीनेलिन ही वह हार्मोन है जो हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। हमारे अंदर जो गुस्से या डर का भाव आता है वो इसी हार्मोन के द्वारा आता है। यानी जब हम गुस्से में होते हैं या हमें डर का अनुभव होता है तो एड्रीनेलिन हार्मोन जो है हमारे अंदर स्रावित होता है, उसी से हमें इन भावनाओं का पता चलता है। इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F का अर्थ है, पहला F है फाइट, दूसरा है फ्लाइट और तीसरा है फ्राइट, यानी इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इतनी सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से मिल जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है, फैट होता है, वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है शरीर से आवश्यक तरल पदार्थों की हानि, वातावरण से हानिप्रद सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, शरीर से ऊष्मा की हानि या शरीर से नमक की हानि। हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो फैट होता है, वसा होती है, वो किसको रोकती है? ठीक है, तो इसका आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, शरीर से ऊष्मा की हानि। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, लेकिन वसाओं में कार्बन, हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक पाई जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा वसाओं में काफ़ी कम होती है। इसलिए जो वसाएं हैं ये जल के अणुओं की तरफ आकर्षित नहीं होती। इससे हम कह सकते हैं कि जो वसाएं हैं वे जल में घुलती नहीं हैं, अघुलनशील होती हैं। वसाओं का जब विखंडन होता है, फैट का जब विखंडन होता है तो उनसे ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अतः हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है, जो फैट होता है, वो शरीर से ऊष्मा की हानि के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करता है। यानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको बाहर निकलने नहीं देता और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नियमित बना रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु क्या किया जाता है? ऑप्शन ए है त्रुटिपूर्ण जीन को हटाया जाता है, यानी जिस जीन में खराबी होती है उसको हटा देते हैं, या त्रुटिपूर्ण जीन को कार्य से रोका जाता है या फिर उसको कार्य करने से रोकते हैं। तीसरा ऑप्शन है पूरे त्रुटिपूर्ण जीन को सही जीन से बदला जाता है, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यानी जीन चिकित्सा से संबंधित अगर कोई जीन है बॉडी के अंदर, उसमें कोई कमी हो गई है या त्रुटि हो गई है, तो वो जीन जिस कार्य को कर रहा है उसको ठीक करने के लिए हम उस जीन को, जो जिसमें त्रुटि है या त्रुटिपूर्ण जीन है, उसको किसी सही जीन से एक्सचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। ये इसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, रुधिर कणिका, यहाँ पर लाल रुधिर कणिका लिखा है, वैसे लाल रुधिर कणिका, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उसको आप देख लीजिएगा। तो लाल रुधिर कणिका से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। तो लाल रुधिर कणिका जो होती है, आरबीसी जो होती है, उससे संबंधित कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन है इसमें लौह होता है, ऐसा नहीं, इसमें आयरन पाया जाता है। दूसरा कथन है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और चौथा ऑप्शन है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो आरबीसी के बारे में अगर बात करें तो आरबीसी में लौह होता है, आयरन की मात्रा होती है। इसके साथ साथ ब्लड को लाल कलर देने में भी यह सहायक है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है इसका,
या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये इसका आंसर नहीं है, ये इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने में WBC का जो है योगदान रहता है, वो इम्यूनिटी बढ़ाती है शरीर की और रोगों के प्रति हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है। तो ये RBC से रिलेटेड नहीं है। साथ साथ RBC जो होता है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यानी रक्त में जो ऑक्सीजन होता है उसको हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य भी RBC के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से पहला, दूसरा और चौथा जो आपका कथन है वो सही है। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है इसका सही, सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग या दवाई गिद्धों की समष्टि में कमी के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदन की गई है? पहली ड्रग है एस्पिरिन, दूसरा है क्लोरोक्वीन, तीसरा है डिक्लोफिनेक्स सोडियम और चौथा है पेनिसिलिन। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि गिद्धों की संख्या में कमी, अब लगभग अब गिद्ध दिखते ही नहीं हैं, लगभग हम कह सकते हैं कि उनकी संख्या या तो बहुत कम हो गई है या फिर समाप्त हो गई है। तो इसके लिए जो सबसे उत्तरदायी कारक है वो क्या है? तो वो है डिक्लोफिनेक्स सोडियम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, डिक्लोफिनेक्स सोडियम। डिक्लोफिनेक्स सोडियम गिद्धों की समष्टि में कमी के लिए उत्तरदायी कारक है। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिक्लोफिनेक्स सोडियम जो है इसका यूज किया जाता है दर्द निवारक के लिए। किसमें? जानवरों में। जानवरों में जब दर्द होता है, पेन होता है उनको, तो उनको इंजेक्ट किया जाता है डिक्लोफिनेक्स सोडियम। ठीक है, भारत में गिद्धों के समाप्त होने का कारण यही ड्रग है डिक्लोफिनेक्स सोडियम। ठीक है, इसके द्वारा ही गिद्ध समाप्त हुए। किस तरीके से समाप्त हुए कि जो भी जानवर होते हैं उनको कोई बीमारी है या दर्द है तो उसको हम दर्द निवारक के तौर पर डिक्लोफिनेक्स सोडियम का इंजेक्शन देते हैं, और जब उन जानवरों की मृत्यु हो जाती है तो फिर गिद्धों का कार्य है वही मांस खाना, तो वो इन जानवरों को खाते हैं। तो डिक्लोफिनेक्स सोडियम के जो तत्व हैं, उसके जो एलिमेंट हैं, वो भी जानवरों से कहाँ पे पहुँच जाते हैं? गिद्धों के अंदर पहुँच जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके विनाश का कारण बनते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दर्द निवारक दवा के प्रयोग पर रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं, सुमेलन से संबंधित प्रश्न है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको पहचानना है। पहला है डेसिबल। डेसिबल आप जानते हैं किसके लिए यूज किया जाता है? ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, तो ये सही है बिल्कुल। अश्वशक्ति, हॉर्स पावर जो होता है, ये शक्ति की इकाई होती है, पावर की इकाई होती है, ये ऑप्शन भी आपका सही है। इसका तीसरा है समुद्री मील। समुद्री मील एक इकाई है, किसकी इकाई है? नौसंचालन में दूरी की इकाई है। ठीक है, नौसंचालन में दूरी की इकाई के रूप में समुद्री मील को यूज किया जाता है। और डी ऑप्शन जो है सेल्सियस। सेल्सियस जो होता है आप जानते हैं टेम्परेचर यानी ताप की इकाई होती है। ठीक है, सेल्सियस ताप की इकाई होती है, ये ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यह सही तरीके से सुमेलित नहीं है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। सेल्सियस पैमाना जो है, सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस स्केल का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। यानी इस पैमाने को आविष्कार करने वाले व्यक्ति जो थे वो सेल्सियस थे, और इन्हीं के नाम पर इस पैमाने का नाम सेल्सियस पैमाना रखा गया। इस स्केल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पिघलते शुद्ध बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस पैमाने पर। इसके साथ साथ जो फ्रीजिंग पॉइंट माना जाता है, यानी जो बर्फ़ होता है जमा हुआ होता है, तो बर्फ़ का जो फ्रीजिंग पॉइंट और हम कह सकते हैं गलन बिंदु, वो एक ही होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ़ पिघलता है, और हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस ही बर्फ़ का जो है फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जो सेल्सियस पैमाना होता है वहाँ पर पिघलते हुए शुद्ध बर्फ़ का ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ उबलते हुए शुद्ध जल का ताप 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है हमारे यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा फीवर को चेक करने के लिए, फीवर को नापने के लिए जिस थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है, वो उसका जो स्केल होता है उस सेल्सियस स्केल पर नहीं मापा जाता है, उसे फ़ारेनहाइट स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, अलग अलग तरह के स्केल होते हैं, आप इतना बेसिक नॉलेज आपने पढ़ा होगा, जैसे फ़ारेनहाइट स्केल है, सेल्सियस स्केल है, केल्विन स्केल है, इस तरीके के स्केल होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या संबंध होता है? तो वो होता है C/5 इज इक्वल टू 5 - 32/9। C/5 बराबर
F-32/9, यानी अगर हमको किसी भी चीज़ का सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर दे रखा हो और हमें उसका फ़ारेनहाइट स्केल पर टेम्परेचर ज्ञात करना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहीं फ़ारेनहाइट स्केल पर शरीर का टेम्परेचर भी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर शरीर का टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां क्वेश्चन, हमारा 7वां प्रश्न है ड्रैगन फ्लाई, जो कि एक मशीन है जो खींच कर निकालती है। इसका कार्य क्या है, ये क्या खींच कर निकालती है? पहला ऑप्शन है वस्त्र उद्योग में प्रयोग हेतु लकड़ी से रेशे को खींचती है, या फिर खली से खाद्य तेल को खींचती है। सी ऑप्शन है पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को खींचती है, या फिर डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेयजल के लिए वायु से आर्द्रता को, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई एक ऐसी मशीन है जो पानी, जो पीने का पानी होता है, पेयजल होता है, उसके लिए जो एयर होती है वायुमंडल की, उससे आर्द्रता जो होती है, उसमें नमी जो होती है, उसको खींचने का कार्य करती है। ये होती है ड्रैगन फ्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्धचालक है? पहला सिलिकॉन, दूसरा क्वार्ट्ज, तीसरा सिरेमिक्स और चौथा है जर्मेनियम। तो इन चारों में से कौन कौन से जो हैं तत्व वो हैं अर्धचालक हैं, ये आपको पहचानना है। नीचे कूट दिए गए हैं ऑप्शन में, इन चारों में से आपको छांटना है, फिर कूट की सहायता से सही आंसर निकालना है। तो अर्धचालक कौन कौन है इसमें से? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों अर्धचालकों की कैटेगरी में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ ये कहाँ है? यहाँ सी पे है, ठीक है। तो ये सी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। अर्धचालक कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कम होती है। किससे कम होती है? चालकों से कम होती है। यानी जो चालक पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का संचलन हो जाता है, हम कह सकते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि इसकी अपेक्षा अर्धचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अर्धचालकों के प्रतिरोध पर प्रभाव ये पड़ता है कि उनका जो प्रतिरोध है वो घट जाता है, ठीक है, एवं इनकी चालकता जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो ताप बढ़ाने से घट जाता है एवं इनकी चालकता बढ़ जाती है। कुछ अर्धचालकों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जर्मेनियम ये अर्धचालक की कैटेगरी में आता है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, ये सभी अर्धचालक हैं। इसके साथ साथ एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो चिप्स होती हैं, जो मोबाइल्स में चिप यूज़ की जाती हैं, उसमें किस पदार्थ की परतें लगाई जाती हैं? तो वो सिलिकॉन या जर्मेनियम की परतें लगाई जाती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है खतरे में संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन ये आंखों के लिए आरामदायक है, बी ऑप्शन इसका हवा में अवशोषण सबसे कम होता है, सी ऑप्शन इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और डी ऑप्शन यह सबसे कम रासायनिक क्रिया उत्पन्न करता है। यानी खतरे के जो सिग्नल होते हैं, आपने रेलवे ट्रैक पर देखा होगा, लाल रंग का जो लाइट लगी होती है वो खतरे को प्रदर्शित करती है। तो ये खतरे के संकेतों में हमेशा लाल कलर का ही या लाल प्रकाश का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जो लाल कलर होता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब है बिखराव, प्रकाश का बिखराव, यानी जो लाल कलर होता है उसका बिखराव जो है बाहरी कारकों के द्वारा कम होता है, तो इसका जो प्रकाश है पुंज के रूप में एक ही जगह पर दिखाई देता है। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, खतरे वाली सिचुएशन आ जाती है, तो व्यक्ति को दूर से ही लाल कलर दिखाई दे जाता है, क्योंकि इसका प्रकाश फैलता नहीं है, एक ही जगह पर जो है दिखाई देता है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, ठीक है। प्रकीर्णन का अर्थ हम कह सकते हैं, प्रकीर्णन का अर्थ है प्रकाश का बिखराव या फैलना है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रकीर्णन क्या है? सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल के कणों द्वारा प्रसारित होना, ठीक है। कोई भी प्रकाश का स्रोत है, उसका जो प्रकाश आ रहा है वायुमंडल के कणों के द्वारा अगर उसका बिखराव हो रहा है, प्रसार हो रहा है उसका, तो वो क्या है? प्रकीर्णन है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न ये पूछा जाता है प्रकीर्णन की दृष्टि से कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम एवं किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उनमें से बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है
वो सबसे अधिक होता है, यानी ये इसका बिखराव सबसे ज़्यादा हो जाता है। और वहीं लाल रंग जो होता है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए इसको खतरे के सिग्नलों में यूज किया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, एक सिचुएशन बनती है, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस रंग की वेवलेंथ जो होती है, तरंग दैर्ध्य जो होती है, वो जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, और जिस रंग की वेवलेंथ जितनी कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो लाल रंग होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों में सबसे अधिक होती है, वहीं सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण भी पूछे जाते हैं कि आकाश के रंग का नीला दिखाई देना ये किसके कारण होता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसके साथ साथ सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य लालिमा युक्त दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। इसके साथ साथ समुद्र के पानी का नीला दिखना ये भी प्रकीर्णन का ही एक उदाहरण है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की तरफ। यहाँ पर एक सूची दी गई है दो, एक सूची में रोग दिए गए हैं, दूसरी सूची में उन रोगों के कारक दिए गए हैं। आपको मैच करना है इनको, कौन सा रोग जो है किस कारक की कमी से होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है खैरा। खैरा रोग जो होता है वो जस्ते की कमी से होता है, ये इसका जो है मिलान हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन से। एनीमिया जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर किसकी कमी से होता है, लोहे की कमी से। ठीक है, आयरन की जब कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया कहा जाता है। वहीं ग्वाइटर जो होता है, ग्वाइटर को हम गलघोंटू या घेंगा भी कह सकते हैं, ये आयोडीन की कमी से होता है। और वहीं स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस तरह की क्लासेस आपको पर डे मॉर्निंग में मिलती रहेगी, और अपनी जो भी फीडबैक रहती है क्वेश्चंस को लेकर के वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।